हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा की। आज की क्लास में हम गुप्तकालीन सामाजिक धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुप्तकालीन सामाजिक जीवन की। तो गुप्तकालीन जो समाज था वो चतुर्वर्णी समाज था और इसमें लोग अपने वर्ण निहित कार्यों को ही किया करते थे। ब्राह्मणों द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान प्राप्त किया गया था और इसी वजह से समाज में उन्होंने अपना श्रेष्ठ स्थान बना लिया था। उन्होंने गुप्त राजाओं को क्षत्रिय माना और उनकी देवी उत्पत्ति को स्वीकार किया, जिससे राजा का समर्थन भी उन्हें मिला। लेकिन ब्राह्मणों द्वारा अत्यधिक भूमि प्राप्त कर उनके द्वारा जो अपनी शक्ति और विशेषाधिकार थे उनका दावा किया गया। समाज में चारों वर्णों के अलावा बहुत सारी अन्य जातियां भी अस्तित्व में थी, लेकिन इस समय की जो जाति व्यवस्था थी वो बहुत अधिक जटिल नहीं हो पाई थी जितनी कि परवर्ती कालों में हमें देखने को मिलती है। ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणेतर कार्य भी प्रारंभ कर दिए गए थे। बौद्ध साहित्य और कटिकम के अनुसार ब्राह्मणों द्वारा इस समय व्यापार वाणिज्य का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। स्मृति ग्रंथों में भी इस व्रति को ब्राह्मण वर्ण का आपद धर्म बताया गया है। कटिकम में चारुदत्त ब्राह्मण व्यापार वाणिज्य में प्रवृत्त दिखाया गया है और अनेक स्थानों पर ब्राह्मणों द्वारा सैनिक कर्म भी अपना लिए गए थे। अम्बष्ट, पाशव, उग्रकर्ण जैसी अनेक संकर जातियां थी वो इस समय समाज में अस्तित्व में आई थी। समकालीन अभिलेखों में हमें कायस्थ नामक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जो कि एक पेशेवर लेखक कहे जा सकते थे, लेकिन उनकी कोई विशिष्ट जाति नहीं बन पाई थी। वर्ण संकर के अलावा चंडाल जाति की भी इस समय वृद्धि हुई और ये लोग गांव या नगर के बाहर रहा करते थे और बहुत ही हीन समझे जाते थे। और इस काल में हमें शूद्रों की स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। उन्हें अब व्यापार, कृषि और शिल्प कार्य करने की छूट मिल गई थी। कटिकम में शूद्र अधिकारियों का वर्णन हमें मिलता है। उन्हें महाकाव्यों और पुराणों को सुनने की अनुमति मिल गई और साथ ही कृष्ण की पूजा की अनुमति भी उन्हें दी गई। क्षत्रियों का भी ब्राह्मणों के समान ही समाज में एक विशिष्ट स्थान था। वैश्यों का व्यापार वाणिज्य पर नियंत्रण था और उसका संचालन भी जो थे श्रेणियों की सहायता से किया करते थे। दास प्रथा का भी समाज में प्रचलन था और स्मृति ग्रंथों से हमें इसका प्रमाण मिलता है। युद्धबंदी और ऋण न चुका पाने वालों को दास बनाया जाता था, लेकिन वो एक निश्चित अवधि तक सेवा कर अपना ऋण चुकाकर अपने दासत्व से मुक्ति पा सकते थे। विवाह जो थे वो जातीय ही हुआ करते थे, लेकिन समाज में अंतर्वर्णीय विवाह भी संभव थे और स्वयं गुप्तों का वाकाटकों और कदमों से जो वैवाहिक संबंध था वो इसका प्रमाण कहा जा सकता है। स्त्रियों को समाज में उचित सम्मान दिया जाता था। गुप्त राजाओं की वंशावली में पिता के साथ माता का नाम भी अभिलेखों में हमें मिलता है। धार्मिक कार्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति आवश्यक समझी गई। विवाह अल्पवयस्क अवस्था में ही कर दिए जाते थे और विधवा विवाह की अनुमति भी स्मृतियों में दी गई है। चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार की मुद्रा से भी हम नारी के सम्मानजनक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। सती प्रथा के संदर्भ में चारुदत्त की पत्नी और भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का प्रमाण हमें मिलता है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो प्रथा थी वो समाज में बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाई थी और न ही इसे शास्त्रीय मान्यता मिल पाई थी। समाज में वैश्याओं के अस्तित्व के भी प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। स्त्रियों की शिक्षा भी जो थी वो उच्च वर्ग तक ही सीमित थी और ये जो शिक्षा थी वो संभवतः शास्त्रार्थ के लिए नहीं बल्कि रहन सहन और वार्तालाप स्तर सुधारने के लिए दी जाती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन भी समाज में नहीं था और गुप्त युग जीवन समृद्ध, सुखी और ऐश्वर्यपूर्ण था। कालिदास द्वारा विभिन्न वस्त्रों, आभूषणों के श्रृंगार आदि का वर्णन किया गया है। स्त्री पुरुष दोनों ही अलंकार प्रेमी थे। फायान द्वारा भारतीयों को उत्सव प्रेमी बताया गया है। कौमुदी महोत्सव शरद पूर्णिमा को मनाया जाने वाला प्रसिद्ध उत्सव था। बसंतोत्सव, पोपोत्सव, यज्ञोत्सव, रथ यात्रा आदि मुख्य उत्सव थे। नृत्य, संगीत, गणिकाएं, आखेट, द्यूत आदि मनोरंजन के साधन थे। इस युग के लोगों द्वारा सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता था और मदिरा और मांसाहार उच्च वर्ग और चांडोलों द्वारा ही प्रयोग में लाया जाता था।
अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन धार्मिक जीवन की। तो गुप्त राजाओं का शासनकाल ब्राह्मण या हिंदू धर्म की उन्नति के लिए प्रख्यात है। और गुप्त शासक जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उनकी उपाधि परम भागवत की थी। उन्होंने वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया, लेकिन वो स्वयं नैष्ठिक वैष्णव होते हुए भी उनका जो दृष्टिकोण था वो सदैव धर्म सहिष्णु था और वे किसी भी अर्थ में प्रतिक्रियावादी नहीं कहे जा सकते थे। उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उदारता की नीति ने इस काल में अनेक धर्मों और संप्रदायों को फलने फूलने का समुचित अवसर प्रदान किया था। वे बिना किसी भेदभाव के उच्च प्रशासनिक पदों पर सभी धर्मानुयायियों की नियुक्ति किया करते थे। सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा के लिए प्रख्यात बौद्ध विद्वान वसुबंधु को नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शैव वीरसेन और बौद्ध आम्रकार्दव को क्रमशः अपने प्रधानमंत्री और प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। फायान जो स्वयं बौद्ध था वो उसकी धार्मिक सहिष्णुता की अत्यंत प्रशंसा करता है। कुमारगुप्त प्रथम के काल में बुद्ध, सूर्य, शिव आदि की उपासना को समान रूप से राज्य की ओर से प्रोत्साहन मिला था। नालंदा में विख्यात बौद्ध विहार उसी के शासनकाल में स्थापित किया गया, जिसे राज्य की ओर से प्रभुत्व धन दान में दिया जाता था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में 5 जैन तीर्थंकरों की पाषाण प्रतिमाओं का निर्माण करवाया गया था। वैन्यगुप्त नामक एक परवर्ती गुप्त शासक था जो कि स्वयं शैव था, लेकिन उसने वैवर्तिक संघ नामक महायान बौद्ध संस्थान को दान दिया था। हालांकि गुप्त युगीन प्रजा को अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्माचरण की स्वतंत्रता मिली हुई थी, लेकिन उत्तर भारत में वैष्णव धर्म बहुत अधिक लोकप्रिय था। गुप्त काल के बहुसंख्यक जो अभिलेख हैं उनमें भगवान विष्णु के मंदिरों का उल्लेख हमें मिलता है। विष्णु के अलावा शिव, सूर्य, नाग, यक्ष, दुर्गा, गंगा, यमुना आदि की उपासना भी हुआ करती थी। मंदिर इस समय उपासना के मुख्य केंद्र थे। गुप्त काल के अनेक मंदिर और उनके अवशेष आज भी मिले हैं। हिंदू देवी देवताओं के अलावा जैन और बौद्ध मतानुयायी भी देश में बहुत बड़ी संख्या में विद्यमान थे। हालांकि जो बौद्ध धर्म था उसकी अवस्था पहले जैसी उन्नत नहीं थी। बौद्ध गया के अलावा मथुरा, कौशाम्बी और सारनाथ बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। बौद्ध धर्म पंजाब और कश्मीर में भी विकसित स्वरूप में था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि महायान बौद्ध दार्शनिकों आर्यदेव, वसुबंधु, दिगनाग आदि के प्रभाव से महायानी बौद्ध धर्म और योगाचार दर्शन का अधिक प्रसार हुआ। जैन धर्म का भी प्रभाव सीमित क्षेत्रों में इस समय बना रहा। मथुरा और वल्लभी में जैनों की 2 सभाएं हुई, जिनमें जैन ग्रंथों पर विचार विमर्श कर उनका संपादन किया गया। मथुरा और वल्लभी श्वेतांबर और पुंड्रवर्धन दिगंबर संप्रदाय का इस समय मुख्य केंद्र था। तो इस प्रकार गुप्त युग में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में सामंजस्य, मेल मिलाप का वातावरण व्याप्त था और इस काल में अनेक विदेशियों द्वारा हिंदू धर्म और संस्कारों को अपना लिया गया था। जावा, सुमात्रा और दक्षिणी पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों में हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार हो चुका था। बात की जाए गुप्तकालीन आर्थिक जीवन की, तो गुप्त राजाओं का जो शासनकाल था वो आर्थिक दृष्टि से समृद्धि और संपन्नता का काल कहा जा सकता है। इस समय कृषि की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया गया। धान, गेहूं, गन्ना, जूट, तिलहन, कपास, ज्वार, बाजरा, मसाले, धूप, नील आदि इस समय प्रभुत मात्रा में उत्पन्न हुआ करते थे। सिंचाई की समुचित व्यवस्था इस समय थी। उद्योग धंधे उन्नति पर थे। कपड़े का निर्यात करना इस काल का सबसे प्रमुख उद्योग था और इससे बहुत सारे लोगों को जीविका मिला करती थी। इसके अलावा हाथी दांत की वस्तुएं बनाना, मूर्तिकारी, चित्रकारी, शिल्प कार्य, मिट्टी के बर्तन बनाना, जहाज़ों का निर्माण आदि इस समय के कुछ अन्य उद्योग धंधे कहे जा सकते थे। तो गुप्त युग में व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हमें देखने को मिलती है। व्यवसाय और उद्योग का जो संचालन था वो श्रेणियाँ क्या करती थी, और श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय अथवा शिल्प का अनुसरण करने वाले लोगों की समिति हुआ करती थी।
मंदसौर के लेख में पटवाई श्रेणी और इंदौर लेख में तैलिक श्रेणी का उल्लेख हमें मिलता है। श्रेणियां बैंकों का कार्य भी किया करती थी और इस रूप में वे अपने सदस्यों को सूद पर धन दिया करती थी। प्रत्येक श्रेणी का एक प्रधान और 4 या 5 व्यक्तियों की एक कार्यकारिणी हुआ करती थी और ये जो श्रेणियां थी वो एक स्वायत्त शासी संस्थाओं की भांति अपना कार्य करती थी, जिनके अपने नियम और कानून हुआ करते थे और राज्य द्वारा सामान्य तौर से उनका सम्मान किया जाता था। स्मृतियों में राजा को निर्देश दिया गया है कि वो श्रेणियों के रीति रिवाजों का पालन करवाए। अपने सदस्यों के झगड़ों का निपटारा भी वो स्वयं ही कर लिया करती थी। हर श्रेणी के पास अपनी अलग मोहर होती थी। वैशाली से एक संयुक्त श्रेणी की 274 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और इसमें साहूकार, व्यापारी और सौदागर शामिल हैं। गुप्त काल में व्यापारिक उन्नति हुई। लंबी और चौड़ी सड़कों द्वारा प्रमुख नगर इस समय जुड़े हुए थे। भड़ोज, उज्जैनी, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिच्छत्र, कौशाम्बी आदि प्रमुख व्यापारिक नगर थे। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया गया था। इसने शीघ्र ही वैभव और समृद्धि में पाटलिपुत्र का स्थान ग्रहण कर लिया। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा भी इस समय व्यापार हुआ करता था। भारतीयों ने मालवाहक जहाज़ों का निर्माण भी किया था और कुछ जहाज़ों में एक साथ 500 तक व्यक्ति बैठा करते थे। विविध प्रकार के कपड़े, मसाले, खाद्यान्न, नमक, बहुमूल्य पत्थर आदि सामग्रियां एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाती थी। बंगाल में ताम्रलिप्ति गुप्तकाल का प्रमुख बंदरगाह था, जहां से चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार किया जाता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार हुआ करता था। स्थल मार्ग द्वारा भी यूरोप के साथ भारत का व्यापार हुआ करता था। दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के विभिन्न देशों के साथ भी भारत का व्यापार उन्नति पर था। कपड़े, बहुमूल्य पत्थर, हाथी दांत की वस्तुएं, गरम मसाले, नारियल, सुगंधित द्रव्य, नील दवाएं इत्यादि आदि निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थी। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाते समय समूह में चला करते थे। इसे सार्थ और इसके नेता को सार्थवाह कहा जाता था। व्यापारियों की एक समिति भी होती थी जिसे निगम कहा जाता था और निगम का जो प्रधान था वो श्रेष्ठी कहलाता था। एस.के. मेथी का ये मानना है कि गुप्त काल में भारत और पाश्चात्य विश्व के बीच जो व्यापारिक संबंध थे उनमें गिरावट आ गई थी और इसका प्रमाण हमें कुमारगुप्तकालीन मंसूर लेख से मिलता है, जिससे ये ज्ञात होता है कि पटवाई श्रेणी लाट प्रदेश को छोड़कर दशपुर में जाकर बस गई थी। इस प्रवचन का मुख्य कारण यही प्रतीत होता है कि इस समय पश्चिमी देशों के साथ व्यापार लाभकारी नहीं रह गया था और आर.एस. शर्मा भी आर्थिक दृष्टि से गुप्त काल को पतन का काल मानते हैं, लेकिन ये विचार सही नहीं है, क्योंकि मंसूर लेख से ये सूचित नहीं होता कि बुनकरों की श्रेणी ने अपना परंपरागत पेशा छोड़कर अन्य पेशों को अपना लिया था। और इसी लेख में एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि उन्होंने शिल्प द्वारा अर्जित धन से सूर्य के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और बाद में उसके क्षतिग्रस्त होने पर उसका जीर्णोद्धार भी करवाया था। इस संबंध में एक अन्य विचारणीय बात यह भी है कि रोम के साथ मार्ग से व्यापार भी होता था और ये चौथी शती में अत्यधिक विकसित हुआ और सिल्क जो पहले केवल कुलीन वर्ग की विलासिता की वस्तु था, अब आम मनुष्य भी उसे खरीद सकता था। तो हम ये नहीं कह सकते कि गुप्त युग में भारत का रोम के साथ व्यापारिक संबंध पतनोन्मुख हुआ। रोम के पतन के बाद उसका जो स्थान था वो कॉन्स्टेंटिनोपल या बेजेंटियम ने ग्रहण किया और कॉन्स्टेंटाइन महान ने 330 ईस्वी में उसे अपने शासन का केंद्र बनाया। इस समय से भारत और रोम का व्यापारिक संबंध और अधिक घनिष्ठ हो गया। बेजेंटियम के अभिजात लोग बहुत ही धनी और विलासप्रिय थे और उनकी आवश्यकताएं केवल पूर्वी देश द्वारा ही पूर्ण की जा सकती थी। वहाँ के बाजारों में सभी प्रकार के भारतीय मसाले बहुतायत से प्राप्त थे। भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त बेजेंटियम सिक्कों से भी दोनों देशों के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना हमें मिलती है। इसलिए हम ये सिद्ध नहीं कर सकते या हमारे पास कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि गुप्त युग में व्यापार वाणिज्य का पतन या ह्रास हुआ। इस प्रकार गुप्त काल में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का उन्नत स्वरूप हमें देखने को मिलता है।